15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में भारत चीन के सैनिकों के बीच हुए हिंसक संघर्ष के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। इसके बारे में साजिशों की कहानी है, विश्वघात के संकेत हैं और दावे प्रतिदावे किए जा रहे हैं। तथ्यों के अभाव में किसी को नहीं पता कि क्या हुआ था 15 जून की रात को। तो आखिर क्या हुआ था उस रात को? कैसे लड़े थे हमारे आर्मी के सिपाही? क्या उस दिन जीत मिली थी हमें? गलवान में हिंसक झड़प से 10 दिन पहले ही दोनों देशों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बात हुई थी और पेट्रोल पॉइंट 14 यानी PP-14 पर दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटनी शुरू हो गई थी, क्योंकि दोनों देशों की आर्मी LAC के काफ़ी करीब आ चुकी थी। गलवान नदी के किनारे बना चीन का एक निगरानी पोस्ट भारत की सीमा में था। चीन के साथ बातचीत के दौरान इसकी पुष्टि हो गई थी। इसे हटाने को लेकर चीन की सेना के साथ समझौता भी हो गया था। बातचीत के कुछ दिन बाद चीन ने इस पोस्ट को हटा दिया था। उसी दिन 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल B संतोष बाबू ने अपने समकक्ष चीनी अधिकारियों से इस बारे में बात भी की थी। लेकिन 14 जून की आधी रात चीन ने फिर उसी जगह अपना पोस्ट खड़ा कर दिया। 15 जून को शाम 5 बजे का वक्त था। आसमान में सूरज दिख ही रहा था। कर्नल संतोष बाबू ने तय किया कि वो एक टीम के साथ खुद उस कैंप के पास जाएंगे और पूरी बात की जानकारी लेंगे कि आखिर ये पोस्ट एक बार फिर कैसे बन गया। कर्नल B संतोष बाबू हैरान थे कि उन्होंने कुछ ही दिन पहले इस पोस्ट को लेकर चीनी सेना ऑफिसरों से बात की थी, फिर ये दोबारा कैसे बन गया? क्या बातचीत के दौरान कोई गलती हुई? इस दौरान 16 बिहार रेजिमेंट में गर्मा गर्मी का माहौल था। यूनिट के युवा सिपाही नाराज थे और खुद चीन के उस विवादित पोस्ट को उखाड़ फेंकना चाहते थे। लेकिन कर्नल बाबू का विचार दूसरा था। कर्नल बाबू अपनी यूनिट में बेहद सौम्य शांत दिमाग से काम करने वाले ऑफिसर माने जाते थे। वो इस इलाके में कंपनी कमांडर के तौर पे पहले भी अपनी सेवाएं दे चुके थे। कर्नल बाबू ने तय किया कि वो चीन के उस पोस्ट तक खुद जाएंगे। सामान्य स्थिति में एक कंपनी कमांडर यानी मेजर रैंक का अधिकारी ऐसे मौके पर भेजा जाता है, लेकिन कर्नल बाबू ने तय किया कि ऐसे नाजुक मसले को वो यूनिट के युवा अफसरों के हवाले नहीं करेंगे। यहाँ ये जानना जरूरी है कि अभी तक भारतीय खेमे के मिजाज में गर्मी नहीं आई थी। यूनिट के युवा अधिकारी और सिपाहियों को सिर्फ ये उम्मीद थी कि नदी की शंकरी घाटी में उन्हें एक वैसा काम करना है जहाँ अब तक किसी तरह का विवाद नहीं हुआ था। यहीं पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच दोस्ताना रवैया भी था। 15 जून को शाम 7 बजे कर्नल बाबू अफसरों और जवानों की 35 लोगों की एक टीम के साथ पैदल ही उस पोस्ट की ओर निकल गए, जो चीनियों ने दोबारा बना डाला था। इसमें 2 मेजर भी शामिल थे। टीम का माहौल तनाव जैसा नहीं था, बल्कि ऐसा था कि जैसे वो कुछ पूछताछ करने जा रहे हों। जब भारत की ये टीम चीनी कैंप के आसपास पहुंची तो भारतीय सैनिकों ने सबसे पहले जो बात महसूस की वो ये थी कि चीन के सैनिकों का हाव भाव अलग था। वहाँ मौजूद चीनी जवान वो नहीं थे जिनकी ड्यूटी सामान्य तौर पर उस जगह पर हुआ करती थी। एक ही स्थान पर तैनाती की वजह से 16 बिहार रेजिमेंट के जवानों ने चीनी यूनिट के सैनिकों के साथ अच्छा व्यवहार बना लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि वहाँ वही चीनी सैनिक ऑफिसर मिलेंगे जिन्हें वो जानते थे, लेकिन यहाँ मौजूद चीनी सैनिकों के नए चेहरे भारतीय सैनिकों के लिए पहली हैरानी की बात थी। भारत की सेना को पता चला कि यहाँ पर पीपुल लिबरेशन आर्मी से कुछ नए जवानों को मई के दूसरे पखवाड़े में लाया गया था। 16 रेजिमेंट को इस बात की जानकारी भी मिली थी कि PLA के कुछ नए सैनिक यहाँ आए हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि इन सैनिकों की गतिविधि LAC के पार चीनी सीमा के बहुत अंदर तक थी। जब भारतीय टीम उस विवादित पोस्ट तक पहुंची तो चीन के नए सैनिक अलग अंदाज में दिखे। जब कर्नल बाबू ने बातचीत शुरू की और पूछा कि उन्होंने फिर उस पोस्ट को क्यों बना लिया, तो चीनी सेना का एक जवान सामने आया और उसने कर्नल बाबू को पीछे धक्का दे दिया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस अभद्र सैनिक ने चीनी भाषा में अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया। बता दें कि एक आर्मी यूनिट में अपने कमांडिंग अफसर की बेइज्जती देखना वैसा ही है जैसे आपके माता पिता के साथ किसी ने बेइज्जती या मारपीट की हो। इस घटना के बाद भारत की ओर से प्रतिक्रिया तुरंत और तीव्र रूप से आई। भारतीय टीम चीनियों पर टूट पड़ी। ये लड़ाई मुक्के और घूसों की थी।
इस दौरान किसी किस्म के हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ। 30 मिनट तक चली इस लड़ाई में दोनों ओर से लोग चोटिल हुए, लेकिन भारतीय टीम इस दौरान 20 साबित हुई। 16 बिहार रेजिमेंट के सूरवीर जवानों ने उस पोस्ट को तोड़ दिया, उखाड़ फेंका और वहां से हर चीनी प्रतीक को मिटा दिया। भारत की कमांडिंग अफसर को धक्का देने के बाद संयम की सीमा पहले ही खत्म हो गई थी। इस घटना के तुरंत बाद कर्नल बाबू ये भाप गए कि चीनियों का मिजाज दूसरा है। यहाँ पर चीन के नए सैनिकों की मौजूदगी और एक शख्स की ओर से की गई गुस्ताखी वे समझ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। उन्होंने भारत के जख्मी सिपाहियों को वापस पोस्ट पर भेज दिया और उन्हें कहा कि पोस्ट से और ज़्यादा जवान भेजे जाएं। अब तक भारतीय खेमे में चीनियों के प्रति गुस्सा बढ़ चुका था, लेकिन जानकारी के मुताबिक कर्नल बाबू अब तक संयमित थे। उन्होंने अपने जवानों को शांत किया। कर्नल बाबू और उनकी टीम जिन नए चीनी जवानों को हाथापाई में पकड़ा था, उन्हें पकड़कर वे LAC के पार चीनी सेवा में निकल गए। भारत की टीम इन चीनी जवानों को सिर्फ उनके सीनियर अफसरों को सौंपना चाहती थी, बल्कि ये जानना चाहती थी कि क्या ये चीनी सैनिक तो नहीं आ रहे हैं। और ये आम दिनों जैसा टकराव नहीं था। 15 जून की उस शाम के पिछले कुछ घंटों के घटनाक्रम के इशारा कर रहे थे कि आम दिनों जैसी छोटी मोटी टकराव नहीं है। ऐसा भी संभव है कि भारतीय सैनिकों ने चीन की तरफ कुछ मूवमेंट का भी आकलन किया हो। भारतीय और चीन के सैनिकों की भीरत झलकी मात्र थी। 1 घंटे बाद असली लड़ाई होनी थी। इस दूसरी लड़ाई में ही सैनिकों को अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ी। एक मैगजीन से बात करते हुए घटनास्थल से कुछ दूर सहयोग गलवान नदी के मिलन बिंदु पर तैनात एक आर्मी अफसर ने कहा, हमारे जवान गुस्से और आक्रोश में थे और आक्रामक थे। आप सोच सकते हैं कि वो चीनियों को किस कदर सबक सिखाना चाहते थे। अब तक गलवान घाटी अंधेरे की कैद में डूब चुकी थी। विजिबिलिटी कम हो गई थी। कर्नल बाबू को जो अंदेशा था वो सच साबित हुआ। चीन के नए सैनिक नदी के दोनों किनारों पर पोजीशन लेकर इंतजार कर रहे थे। इसके अलावा दाहिनी ओर भी एक रीच पर पोजीशन लेकर वो तैयार थे। जैसे ही भारतीय सैनिक वहां पहुंचे, उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसने लगे। रात को 9 बजे के करीब कर्नल बाबू के सिर पर एक बड़ा पत्थर टकराया और वे गलवान नदी में गिर गए। आकलन ये है कि हो सकता है कि उन्हें जानबूझकर निशाना नहीं बनाया गया हो, लेकिन टकराव के आलम में पत्थर उन्हें भी लग गया। भारत और चीनी सैनिकों के बीच ये टकराव 45 मिनट तक चलता रहा। रात के अंधेरे में हुए इसी भयानक युद्ध के दौरान कई जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई का एक अहम पहलू ये भी है कि LAC के आर पार कई पॉकेट में ये लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई कई ग्रुपों में हो रही थी, जिसमें करीब 300 लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। जब तक लड़ाई रुकी, भारत और चीन दोनों ओर से सैनिकों के कई जवान गलवान नदी में गिर चुके थे। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर भी शामिल थे। आमने सामने इसकी लड़ाई में चीनियों ने कील लगे रॉड डंडों का इस्तेमाल किया। इसके बाद दोनों सैनिक अलग अलग हो गए। रात 11 बजे तक चीज़ें शांत हो रही। इस दौरान दोनों देश की सेनाओं ने नदी में गिरे अपने अपने घायल जवानों को उठाया और उन्हें इलाज के लिए भेजा। इस दौरान कर्नल बाबू और दूसरे घायल जवानों को भारतीय कैंप की ओर ले जाया गया, जबकि देश के बाकी जवान हालात का जायजा लेने के लिए चीन की सेवा में ही मौजूद रहे। अब तक ये साफ हो गया कि भारत के कमांडिंग अफसर का शक सही था। भारत के सैनिक अपने कमांडिंग अफसर को अपने आंखों के सामने शहीद होता देख आग बबूला थे। बदला लेने के लिए जवानों की भावनाएं उफान मार रही थीं। जब भारतीय जवान अपने घायल सैनिकों को नदी और अन्य स्थान से निकाल रहे थे, तभी रात के अंधेरे में उन्हें एक ड्रोन आने की आहट सुनाई दी। यह एक नए खतरे का संकेत था। यह संकेत था गलवान घाटी में आधी रात को भारत और चीनी सैनिकों के बीच होने वाले तीसरे बड़े झड़प की। ड्रोन धीरे धीरे घाटी की ओर आ रहा था। संभवतः वह इंफ्रारेड कैमरा और नाइट विजन का इस्तेमाल कर रहा था ताकि चीन अपने नुकसान का आकलन कर सके और फिर से हमला कर सके। इसी बीच मौके पर मौजूद भारतीय सेना ने और मदद की दरख्वास्त कर दी। बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक वहां पहुंच गए। इसमें 16 बिहार रेजिमेंट और 3 पंजाब रेजिमेंट के घातक प्लाटून भी शामिल थी। घातक प्लाटून में वे सैनिक शामिल थे जो हमले का नेतृत्व करते हैं। जब तक भारत की ओर से सैनिक आए, भारत की सेना चीनी सीमा के अंदर तक चली गई। भारत के सैनिक ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि चीन के ज़्यादा सैनिक LAC के करीब न पहुंचे और उन्हें पहले ही रोक दिया जाए। चीन और भारतीय सैनिकों के
बीच तीसरा टकराव रात 11 बजे के तुरंत बाद शुरू हुआ और छिटपुट तरीके से आधी रात के बाद तक जारी रहा। ये लड़ाई पूरी तरह चीनी सीमा में लड़ी गई। इस दौरान आमने सामने की हाथापाई हुई। भारतीय सैनिकों चीनी पर टूट पड़े, लेकिन घाटी सकरी और चढ़ाई खड़ी होने की वजह से कई सैनिक नदी में गिर गए। कई सैनिकों को गिरते वक्त पत्थरों की चोट लगी। 7 बजे शुरू हुई लड़ाई के 5 घंटे गुजर जाने के बाद स्थिति अब सामान्य हो रही थी। भारत और चीन दोनों ओर के स्वास्थ्यकर्मी वहां पहुंच गए थे। मृतक सैनिकों को उठाया जा रहा था, घायल सैनिकों का इलाज किया गया। अंधेरे में ही घायल और मृत सैनिकों का आदान प्रदान हुआ। इस दौरान भारत के 10 सैन्यकर्मी को चीन ने पकड़ लिया। इसमें 2 मेजर, 2 कैप्टन और 6 जवान शामिल थे। एक मैगजीन को जानकारी मिली कि लड़ाई के बाद पहली बार समग्र आकलन में पाया गया कि तीसरी लड़ाई के बाद चीन को उसके 16 सैनिकों के 100 सौंपे गए। इसमें चीन के 5 ऑफिसर भी शामिल थे। हालांकि डिब्रीफिंग की इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि इन 5 बॉडी में चीन के कमांडिंग ऑफिसर की बॉडी थी या नहीं। इस तरह से 16 चीनी सैनिक युद्ध क्षेत्र में ही मरे थे। यह आकलन किया जा रहा है कि जिस तरह लड़ाई के दूसरे दिन भारत के 17 जख्मी जवानों ने अपनी जान गंवाई, उसी तरह चीन के भी कई जख्मी जवानों भी बाद में मौत हुई होगी। हालांकि इस बारे में चीन की ओर से कोई न पुष्टि हुई और न ही कोई संभावनाएं जताई गई। मैगजीन को मिली जानकारी के अनुसार तीसरी लड़ाई के बाद प्रिजनर एक्सचेंज जैसी कोई स्थिति नहीं थी। रात के अंधेरे, युद्ध के बाद बेचैनी, 0 से कम तापमान, इन सब स्थितियों में सैनिक इधर उधर रह गए। 16 जून को सुबह होते होते भारतीय सैनिक वापस LAC पार कर अपने पोस्ट पर लौट आए। जब ये पाया गया कि अभी भी कई सैनिक वापस नहीं लौटे, तो दोनों पक्षों के मेजर जनरल ने बात की और दोनों पक्षों के लापता सैनिकों को वापस करने पर सहमत बनी। भारतीय सेना के अधिकारी ने कहा, युद्ध के बाद कोई बंधक बनाने वाली स्थिति नहीं थी। हम उसके सैनिकों को मेडिकल हेल्प दे रहे थे, वो हमारे सैनिकों का उपचार कर रहे थे। कुछ ऐसी थी वो लड़ाई की घटना, कुछ ऐसे हमारे वीरों ने सामना किया उन चीनी सैनिकों का और वो वीर गति को प्राप्त हुए। बहुत ही जवाजी और हिम्मत के साथ हमारे सेना के जवानों ने लड़ा और इसके लिए हमको उन पे गर्व है। हम गर्व करते हैं अपनी भारत की सेना पे। जय हिंद की सेना।